हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें हम कॉमर्स पोर्शन को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट कंप्लीट करा और आज के सेशन में भी हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है और अगर नहीं देखा है, बाय चांस आपसे मिस हो गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप एक बार उस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर देखिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपके 22 जून की शिफ्ट में पूछे गए थे, और उसी के आधार पर नेक्स्ट शिफ्ट में जब इसका एग्जाम होगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे टॉपिक्स हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस एनालिसिस के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर करें। तो हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हमें 26 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करना है आज का सेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए, तो 26 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 26 यहां से हमने आज स्टार्ट करना है। प्लीज अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। सो क्वेश्चन 26, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 श्री शिरडी साईं बाबा विल बी ट्रीटेड एज, कह रहा है कि इनकम टैक्स 1961 के तहत अगर हम श्री शिरडी साईं बाबा यानी कि जो भगवान जी हैं उनके बारे में बात करें तो उन्हें हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि आती है सेक्शन 31। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, इसमें हम पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पर्सन में मेजर हम पढ़ते हैं, जिसमें आता है आपका एक इंडिविजुअल पर्सन, आपकी कंपनी, आपकी फर्म, आपकी एचयूएफ, आपकी एओपी, बीओआई, आपकी एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। तो इन 7 पर्संस को हम इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 की डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब आपको पता है ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना। लोकल अथॉरिटी का आपको मतलब पता है, जैसे कि म्युनिसिपल अथॉरिटी। अब श्री शिरडी साईं बाबा या फिर कोई भी दूसरे भगवान जी का नाम कहीं पर आता है तो इन्हें आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे ट्रीट किया जाएगा। वैसे तो स्पेसिफिक कहीं पे मेंशन नहीं है, बट क्योंकि हम इन्हें इन 3 कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, ना ही हम कंपनी, फर्म या एचएफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो श्री शिरडी साईं बाबा को आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, AJP। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को काफी परेशानी आई थी, बट आई होप कि अब आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the bank reconciliation statement is prepared starting with the bank balance as per passbook, हम अपना BRS स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो बैलेंस है वो हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिडक्टेड, इनमें से किस अमाउंट को आप डिडक्ट करेंगे। तो पहला है अमाउंट ऑफ द चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड विद द बैंक। आपने चेक रिसीव करा, उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो कैश बुक में तो हो गया, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो पासबुक में हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये वैल्यू ऐड हो रही है। अमाउंट ऑफ द चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, आपने बैंक में क्या करा, चेक डिपॉजिट करा, लेकिन अभी तक वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई, तो अभी वो क्रेडिट होना बाकी है, पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगी। अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके पासबुक में दिखने चाहिए, तो वहां पर हम उसको एंट्री कर देंगे। अमाउंट ऑफ चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, आपने क्या किया, आपने चेक इशू कर दिए,
आपने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिए, चेक इशू कर दिए, लेकिन बैंक में अभी वो पेमेंट उसकी नहीं हुई है, जिस वजह से अभी उसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और ट्रांजेक्शन जब हो जाएगा तो वहां पर इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है, तो पासबुक में भी आपको उतना अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। Which method of depreciation is followed for computing depreciation of mines and quarries? जो खान वगैरह होती हैं उन पर जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसे किस मेथड से कंप्यूट किया जाता है? तो ये होता है हमारा डिप्लीशन मेथड। आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और डिप्लीशन मेथड होता है जैसे माइंस और क्वेरीज है ना जो होती है, इसके लिए जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ पर यूज होता है डिप्लीशन मेथड। और मशीन आर रेट मेथड, ये तो मशीन ने कितना काम किया उस चीज के ऊपर निर्भर करता है, ये दूसरा मेथड है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल यानी कि आपके क्रेडिटर्स, यानी कि आपके अकाउंट्स पेबल, है ना। तो इनमें से कौन सा आइटम आपका ट्रेड पेबल, अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स का काम करता है आपकी बैलेंस शीट में? बीएसी लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल्स, तो जाहिर सी बात है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम ट्रेड पेबल्स में लेंगे अगर हमने कोई क्रेडिट में सामान खरीदा है। तो अमाउंट ड्यू टू एबीसी कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ बेयरिंग्स एंड गियर बॉक्सेस, तो गियर बॉक्सेस खरीदने के लिए हमने यहाँ पर हमारे ऊपर अमाउंट ड्यू है और उसकी हमें पेमेंट करनी है, तो ये हमारा ट्रेड पेबल्स का पार्ट बिल्कुल बनेगा। अमाउंट ड्यू है टू मिसेस आर एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, पेंट्स और लुब्रिकेंट्स का अमाउंट ड्यू है, तो ये भी हमारा पार्ट बनेगा ट्रेड पेबल्स का। अमाउंट ड्यू टू XYZ लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ स्टील बार्स फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टील बार्स को खरीदा गया है तो हमें XYZ को पेमेंट करना है, ये भी हमारे ट्रेड पेबल्स का पार्ट बनेगा। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हमने PQR को पैसा देना है जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है जिससे हमने एक फ्लैट खरीदा था हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। तो क्या ये हमारी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन है? नहीं, एक फ्लैट खरीदा है और इसका पेमेंट करना है, तो ये ट्रेड पेबल्स का पार्ट नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एबीसी लिमिटेड इनकर्ड हैवी लॉस ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ इट्स वेयरहाउस, गोदाम में बहुत बाढ़ आने के कारण, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण एबीसी लिमिटेड का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम अपने इस लॉस को अगले 3 साल तक राइट ऑफ करेंगे, इसे अगले 3 साल तक हम शो करेंगे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या ये वन टाइम हुआ है, एक साल में हुआ और खत्म, या एक साल से थोड़ा सा ज्यादा और खत्म, या ये मिसलीनियस खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे, या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग नेचर का है, बार बार होगा? बार बार तो नहीं होगा। ये है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो आप लॉन्ग टाइम तक शो कर रहे हैं और उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following statements about branch accounting is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में फॉल्स है? सो ब्रांच अकाउंट्स मे बी मेंटेन इधर एट द ब्रांच और एट द हेड ऑफिस। जो ब्रांच अकाउंट्स होते हैं वो या तो ब्रांच में बनेंगे, ब्रांच ऑफिस बनाएगी, या हेड ऑफिस बनाएगी। अगर ब्रांच ऑफिस यहाँ पर डिपेंडेंट है तो हेड ऑफिस को बनाने पड़ेंगे, और इंडिपेंडेंट है तो खुद से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर आपके पास कोई फिगर्स फॉरेन करेंसीज में है तो आपको उसे डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, ये भी करेक्ट है। रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच बिकम्स नेसेसरी इफ द ब्रांच मेंटेन्स इंडिपेंडेंट अकाउंट।
रिकंसिलेशन करना जरूरी है हेड ऑफिस और ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स के बीच में अगर ब्रांच अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो ये करेक्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहा है कॉमन एक्सपेंसेस जो है उन्हें हम डिफरेंट ब्रांचेस के कॉमन एक्सपेंसेस को फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एक्सपेंसेस अलग अलग ब्रांचेस के नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस पर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग का फॉल्स स्टेटमेंट ये है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं होता, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में होता है। क्वेश्चन 332, व्हेन द अकाउंटेंट फॉरगेट्स to record a cash purchase transaction in the purchase book, it is an example of, जब कोई अकाउंटेंट कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाए, भूल गया भाई ये भूल जाए, इसे हम कहते हैं ओमिशन। कैसा है, एरर ऑफ ओमिशन, कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो हमारा आंसर है सी। एरर ऑफ कमीशन क्या था कि आपने राइट अमाउंट को रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया। कॉम्पनसेटिंग एरर, डेबिट करनी थी कोई चीज लेकिन क्रेडिट कर दी, बट इन दोनों का इफेक्ट आपस में निल हो गया, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने क्या करा, रूल कोई गलत पुट कर दिया, उसकी वजह से आपके ट्रांजेक्शन्स में कुछ ना कुछ एरर आ गया है। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा था कि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये आती है आपकी ओमिशन के अंदर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत पूछा है हमसे। रिजर्व एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? सोचिए, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? भाई एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो ही हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोविजन एक एप्रोप्रिएशन है? नो, प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि हमें क्रिएट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं वो हम कंटीजेंसीज एंड लायबिलिटीज के लिए क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। अनयूटिलाइज्ड प्रोविजंस को हम डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम अनयूटिलाइज्ड रिजर्व्स को डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ढंग से पढ़ना, यहाँ पर गलती मत करना। हमसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ढंग से क्वेश्चंस को रीड करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, expenses on account of rent of office space can be apportioned among the departments on the basis of, अगर आपने ऑफिस रेंट के खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटना है तो किस आधार पर बांटोगे? क्या हर डिपार्टमेंट की सेल्स के आधार पर बांटोगे? नहीं। एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके आधार पर बांटोगे? नो। क्या एसेट्स के वैल्यू के आधार पर बांटोगे? नहीं। क्या आप फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटेंगे? बिल्कुल। सपोज कीजिए आपके पास 5 लाख अगर आपका रेंट बन रहा है और यहाँ पर आपके पास 5 डिपार्टमेंट्स है, तो एरिया वाइज आप इन्हें क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 1-1 लाख इंडिविजुअली सबका क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 35, ये क्वेश्चन है फ्रॉम एनपीओ और वो भी सब्सक्रिप्शन। भाई सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन 100% आता है, 100%। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। हमसे पूछा है यहाँ पर कि एक क्लब है साउथ मुंबई में जो 25 लाख रुपए एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ये अमाउंट के अंदर 4,25,000 जो है अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 2020-21 की। तो 25 लाख आपको एक्चुअल रिसीव हुआ, इसमें से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 4,45,000। देन उसके बाद कह रहा है कि 1,20,000 सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, इसे भी लेस किया जाता है 1,20,000। ठीक है, अगर मैं यहां तक सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा 25 लाख में से जो है 5,65,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,000,
ये आएगा 3, ठीक है, और ये आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 19,35,000, ठीक है, इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सब्सक्रिप्शन आगे देखो 5,60,000 इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है, 31 मार्च 2022 का, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है 5,60,000, 5,60,000, तो 95,000 यहाँ पर आ गया, और ये आ गया 14 एंड आ गया 24,95,000, विच इज योर ऑप्शन सी। सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 80E of the Income Tax Act 1961, deduction in respect of interest on loan taken for higher education is available for a maximum of assessment years or until the loan is paid in full, whichever is earlier. तो 80E जो मिलता है ये मिलता है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ये कह रहा है कि इसका मैक्सिमम जो असेसमेंट चलता है वो कितने टाइम के लिए मिलता है, मैक्सिमम इसमें कितने असेसमेंट ईयर्स तक हम इसे अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चों ने गलती भी करी होगी, बिकॉज एक असेसमेंट ईयर तो वही हो गया जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा 7 असेसमेंट ईयर तक आप इसे क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होना था 8 ईयर्स, और कई बच्चों ने इसको 7 ईयर्स करके अपना आंसर जरूर गलत किया होगा। ये देखो स्लाइड, टैक्स टू विन का यहाँ पे ऑथेंटिक डेटा है। एसेंशियल कंडीशन होती है कि आपने लोन लिया है या तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, या किसी लीगल गार्जियन के लिए। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही आप इसका लोन ले सकते हैं, और इसका बेनिफिट आप 8 असेसमेंट ईयर तक ले सकते हैं। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट पेड की स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस हैं डिडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन से आपको 10 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, तो प्लीज इन 10 मार्क्स को खोने की बजाय एक बार डिडक्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से। डिडक्शन का कंप्लीट सेपरेट सेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करवाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which of the following items are not part of the trading account? ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट खर्चों को जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और P&L में हमारे ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, ऑफिस से रिलेटेड और कुछ इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, है ना। तो परचेज भी ट्रेडिंग में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है, सेल्स ट्रेडिंग में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चंस तो इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इनमें भी गलती करेंगे तो फिर देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कौन से अकाउंट पर एप्लीकेबल होता है? तो जो ये आपका गोल्डन रूल है ये किसके ऊपर है? ये रियल अकाउंट के लिए, जो कि आपके एसेट्स की बात बताते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से एसेट कौन सा है? मिस्टर राम एक क्रेडिटर है, ये तो हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा। ऑफिस खर्चे ये आपके खर्चे हैं, ठीक है, तो ये नॉमिनल। देन ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर जो है ये आपका एसेट है, इसीलिए यहाँ पर हम रियल अकाउंट का रूल इस्तेमाल करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, which of the following item will cause the balance as per passbook to be higher than the balance as per cash book? इन ट्रांजेक्शन में से कौन सी ट्रांजेक्शन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा कैश बुक से, ठीक है। तो ये हमें देखना है, यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांजेक्शंस है। पहला है चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। 5,000 जो है चेक आपने रिसीव किया है कस्टमर से, चेक रिसीव किया, बैंक में इसकी ट्रांजेक्शन हो गई, लेकिन आगे लिखा है कि आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक आपने इसको बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पासबुक में कम शो करेगी, कैश बुक में ज्यादा शो करेगी। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2800 की थी, जो कि डायरेक्टली बैंक में आ गई, लेकिन कैश बुक में शो नहीं करी, तो बैंक में आ गई, और कैश बुक में आपने इसकी एंट्री नहीं करी 2800 की।
तो यहां पर आपका जो है पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आंसर है। चेक ऑफ ₹2,500 कस्टमर से रिसीव हुए, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए लेकिन पासबुक में नहीं किए, डिसऑनर्ड बाय दी कस्टमर। तो कैश बुक में यहाँ पर एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं हुई। एसएमएस का जो चार्ज था वो ₹10 गलती से डेबिट कर दिए बैंक ने, तो बैंक से पैसा 2 बार कट गया है ना। और कैश बुक में हमने सही रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि बैंक में पैसा कम शो हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। सिर्फ यहीं पर आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कैश बुक के कंपेरिजन में। क्वेश्चन 40, ऑन 1st April मिस्टर एक्स ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹2,70,000 और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है 2,70,000 का, जिसको 1 जुलाई को पेमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर 1 जून को वाई रिटायर, अपने एक्सेप्टेंस से रिटायर होना चाहता था। उसने 1 महीना पहले ही क्या कर दिया, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसे पूरा कर दिया। तो यहाँ पर उसको 12% का रिबेट मिला है, 12% का रिबेट 1 महीने के ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2700। बस अमाउंट ऑफ रिबेट पूछा था 2700, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले टैक्स चार्ज करते हैं, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है इसमें हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को रिड्यूस करेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को रिड्यूस कौन करेगा, टैक्स, ठीक है, टैक्स रिड्यूस करेगा, या फिर आप प्रोविजन जो क्रिएट करते हैं वो रिड्यूस करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इसका आंसर है। ये तीनों ही चीजें जो हमारे रिजर्व प्रॉफिट टैक्स के बाद रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 42, which of the following statement about the receipts and payments account is false। इनमें से कौन सा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स है, गलत है। ये कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन की समरी है, बिल्कुल। इसमें आप रिसिट्स एंड पेमेंट्स की सारी अमाउंट कंसिडर करते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग पीरियड से जुड़ी हुई हो या नहीं हो, बिल्कुल। ये हमें सरप्लस और डेफिसिट बताने में हेल्प करता है, नहीं। सरप्लस डेफिसिट तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू पता करते हैं, है ना। और क्या ये यूजुअली डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिल्कुल। ये भी ठीक है कि डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बस एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम लेते ही नहीं है ना। तो ये आपकी कैश बेसिस पर ही चलता है, लेकिन आपका इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर चलता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन 43, मिस्टर कुलकर्णी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेड है, एबीसी फार्मा लिमिटेड में, एबीसी फार्मा लिमिटेड में ये हेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप करके उन्हें पेटेंट कराया है। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, कंपनी को क्विट कर दिया और कंपनी ने उनको यहाँ पर 25 लाख की फीस पे करी है, ठीक है। तो ये पेमेंट डिडक्शन में कैसे आएगा, जब आप टीडीएस कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका रेट होगा और क्या इसका सेक्शन होगा। तो देखो जब हम बात करते हैं सेक्शन 194H की, तो 194H है आपका कमीशन, ठीक है। कमीशन अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो 5% इस पे टैक्स है ना, और 2% दूसरे केस में। 194C, 194C इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जे 194 जे यहाँ पर मिलता है आपको, जैसे यहाँ पर आपको एक सेकेंड 194 जे, हाँ ठीक है 194 जे, यहाँ पे 194 जे आना चाहिए 10%, ठीक है 194 जे। और 194 आई आता है आपका रेंट पेड के लिए, ठीक है। जो भी आप रेंट पे करते हैं, प्लांट मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इसका क्वेश्चन कल वाले सेट में भी आया था, ठीक है। तो 194 जे जहां पर आपकी फीस आती है प्रोफेशनल फीस, है ना, तो यहाँ पर 10% और आपका अंडर सेक्शन 194 जे के अंदर ही आएगा। यहाँ मैंने कोई स्लाइड इसकी क्या ऐड करी एक्सप्लेनेशन की, शायद नहीं करी यहाँ पे, हाँ नहीं करी।
इसका आंसर है 194J, ऑप्शन सी। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। वेरिफिकेशन हम करते हैं हमारे एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का, जो ये बताता है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में मेंशन्ड है, क्या उसका ओनरशिप आपके पास है, क्या उसका पोजेशन आपके पास है, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर रिकॉर्ड हुए, क्या ये पर्पस है वेरिफिकेशन का? नो। क्या ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके लिए एक ऑथेंटिक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं? नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये वाउचिंग में काम आता है, ये असरटेन करने के लिए कि बिजनेस एंटिटी के पास लीगल ओनरशिप है या नहीं, पर्टिकुलर एसेट्स की उसका पोजीशन है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं बाय द ऑडिटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लेरिकल एरर। इनमें से कौन सा क्लेरिकल का एग्जाम्पल नहीं है? तो क्लेरिकल एरर क्या है? क्लेरिकल एरर है जहां पर क्लर्क कोई एंट्री करना भूल गया, तो वो कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज की जो ट्रांजेक्शन थी परचेज बुक में, वो लेजर में पोस्ट करना भूल गया, ये क्लेरिकल एरर है। आप कैश सेल को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, क्लेरिकल एरर है। आपने लेजर को बैलेंस करने में गलती कर दी, क्लेरिकल एरर है। आपने ऑफिस फर्नीचर को खरीदा और उसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी, ये आपका प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, which of the following would not be the most appropriate documentary evidence for an auditor vouching the payroll function of a company। कंपनी में पेरोल दिया जाता है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप किसी इंप्लॉय या किसी जो है लेबर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो एक ऑडिटर के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं होगा? नॉट। जॉब कार्ड्स होंगे कि भाई कब आया, कब गया, कितनी बार छुट्टी ली, कब ब्रेक लिया। सैलरीज एंड वेज शीट आप चेक करेंगे, कैश एंड बैंक बुक में एंट्रीज चेक करेंगे, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, स्टोर से कितना मटेरियल गया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 47, रीना यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिसकी टोटल इनकम है 12,40,000, ठीक है, और उसने 15,000 जो है रेंट पे किया है मुंबई में। डिडक्शन उसको मिल रही है 80GG के अंदर, कितनी डिडक्शन वो क्लेम यहाँ पर कर सकती है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको 80GG का रूल पता होना चाहिए। ये देखिए, इंडिविजुअल पर्सन को ये अवेल कर सकते हैं हाउस रेंट पेड के लिए, ठीक है, अगर आप HRA और RFA का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर अमाउंट कितनी है, 5,000, देन 25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम, इसको 12 से कर दो, ये आ जाएगा 60,000। 25% ऑफ कितना इनकम था इसका, 12,40,000, ठीक है, इसका 25%, तो 00 एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 001 31 ठीक है, 3100। एक अमाउंट ये आ गई आपके पास, एक अमाउंट है आपके पास 60,000, और तीसरे पे आप क्या करते हैं, रेंट पेड माइनस 10%, एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। तो यहाँ पे कर लो, रेंट कितना पे कर रही है वो, रेंट पे कर रही है 15,000 पर मंथ इंटू 12, यानी कि 1,80,000, और 10% किसका, उसकी इनकम का, तो 12,40,000 का कितना होगा, 12,40,000 का 124,000 124,000 माइनस कर लो इसको 6, और ये आएगा 56। तो आपके सामने तीन अमाउंट आ गई, एक है 56,000, एक है 60,000, एक है 3,10,000। इनमें से सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सी है, तो मिनिमम अमाउंट है 56,000, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 48, मिस्टर देश पांडे इज अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। मिस्टर देश पांडे जो है फाइनेंस के प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में।
जो यूके में है, और ये नॉन रेजिडेंट है, एनआर है। असेसमेंट ईयर 2022-23 के अंदर ये इंडिया आए थे एक हफ्ते के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कौन सी इनकम इनकी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर? तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल कराने के लिए हम दो चीजें देखते हैं कि रिसीव कहाँ हुई है और अकरेंस कहाँ हुई है। दोनों चीज अगर इंडिया में हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, इंडिया में टैक्सेबल मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 लाख फीस रिसीव करी है आईएसबी हैदराबाद में एक लेक्चर देने के लिए, तो ये इसकी इंडिया की इनकम है। 5 लाख अमाउंट इनको मुंबई बैंक अकाउंट से मिला है, जिनकी सैलरी का एरियर है इनके पुराने एम्प्लॉयर से। तो पुराने एम्प्लॉयर से मिला है इंडिया के ही, और इंडिया में आप इसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंडिया की इनकम हो गई। रेंट मिल रहा है इनको एक फ्लैट से जो कि लंदन में इन्होंने किराए पर दिया हुआ है, और वहां से इनको मुंबई के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो रिसीव कहाँ कर रहे हैं, मुंबई में, तो इंडिया। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ ब्रिटिश एयरवे रिसीव्ड इन हिज बैंक अकाउंट इन लंदन। अब ये लंदन की बात है, ब्रिटिश एयरवे में इन्वेस्ट किया है, वहां से डिविडेंड आ रहा है, और बैंक अकाउंट जो लंदन में है वहां पैसे जा रहे हैं, तो ये इनकी इंडिया की इनकम नहीं होगी। तो कौन सी होगी, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसका ऐड किया है, स्कोप ऑफ इनकम इसमें आता है। 49 क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, स्टोर कीपर, नो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, नो। अकाउंटेंट, यस, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यस। ये हमारे एसेट्स को एक्वायर करने में हेल्प करता है, यस। ये हमारे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए देता है, यस। क्या ये रिकरिंग नेचर का होता है, नो, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हमने जो है आज के सेशन में 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कल 25 कर लिए थे। 2 सेशन बाद आपकी जो है मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देन मैं आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ दूंगी, और उस कंप्लीट पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने डिस्कस कर ली है, आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक बार जरूर खुद से रिवीजन कर ले, अच्छे से अपना पढ़ ले। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप पीडीएफ को ले पाएंगे बिल्कुल फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक भी मैं पुट कर दूंगी, जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। So I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye, students. Take care of yourself. Bye bye.